मैं घबरा गया और उसे चाकू मार दिया या चुप कराने की कोशिश की। पूछताछ में किए गए कबूलनामे। माफ कीजिए, मैं यही हूँ, शायद कोई नहीं आया। आपका स्वागत है। वे चौंकाने वाले पल जब अपराधी एक छोटे कमरे में पुलिस के आमने सामने होता है। मुझे लगता है मैं थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, जैसे तैराक पे ब्लैकआउट खेल रही हो। मुझे पता है कि आप सीधे मेरी तरफ देख रहे हैं, है ना? जो जानकारी मैंने दी है वो $6 के लायक में ही है। ये उससे कहीं ज्यादा कीमती है। हम कुछ यादगार पूछताछों के टेप पर रिकॉर्ड कबूलनामों का विश्लेषण कर रहे हैं। स्वागत है साइड बार में, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। अब लाइफ इज लक Amazon पर खरीदें forthepeople.com/life यानी forthepeople.com/lifeisluck पर। पूछताछ कक्ष। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह एक ऐसी जगह है जहां सच में कुछ भी हो सकता है। हमने इसे बार बार देखा है और मैं अभी इसी पर बात करना चाहता हूं। हमने इक़बाल जुर्म और स्वीकारोक्तियां देखी हैं जो किसी अभियुक्त के मामले को बुनियादी तौर पर बदल देती हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम ऐसे कुछ पलों को जानेंगे। मैंने उसे वहां रखा और मैंने उसे हथकड़ी लगाई। हथकड़ी नहीं लगाई, मैंने उसे बांध दिया। फिर हमने उन्हें लपेट दिया। हाँ। हम रिचर्ड कॉटिंघम से शुरू करते हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। ये एक सीरियल किलर हैं, अब 80 साल के करीब हैं और 5 हत्याओं के लिए 3 उम्र कैद भुगत रहे हैं। ये वो आदमी है जिस पर दर्जनों और दर्जनों हत्याओं का आरोप है, जिसे टॉर्सो किलर के नाम से जाना जाता है, जो सालों तक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सक्रिय रहा, शायद और भी राज्यों में। उसे 1980 में गिरफ्तार किया गया था और जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वह वास्तव में 2014 की एक चौंकाने वाली कबूलनामा है। ये कई सालों तक चलता रहा। फिर भी अभी भी बहुत सारे राज्य हैं। क्या आपके मन में कोई अनुमानित संख्या है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? मैं इतनी बड़ी गिनती नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे आपके डर रखा था। मैं कहूंगा कि ये 8 से कहीं ज्यादा है। आपको लगता है इतनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। मुझे पता है कुछ फ्लोरिडा में है, कनेक्टिकट में है और न्यूयॉर्क में तो बहुत सारे हैं। पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर। गाड़ी से पहुंचने लायक कोई भी ऐसी जगह जिसका मुझसे कोई संबंध ना हो, मैं उसे आजमाता था। मेरा पूरा मकसद यही था कि यह जाहिर ना हो और मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया। और मैंने सच में कोशिश की थी कि उसे बिल्कुल उसी तरीके से मानूं, या आप जानते हैं, अपनी खास निशानी छोड़ूं। और मैं बेवकूफ नहीं था, आप जानते हैं। और उस एक बार को छोड़कर हैकनसैक में जहां बस किस्मत थी, मैं तो पक्का पकड़ा गया होता। मैं कभी भी पकड़े जाने के करीब भी नहीं था, उस एक बार को छोड़कर। मेरा मतलब है, उसे 1980 में पकड़ा गया था। उसने न्यू जर्सी के एक मोटेल में एक सेक्स वर्कर के साथ चेक इन किया था और उसे यौन शोषण व यातना दे रहा था। स्टाफ ने आवाज सुनी, पुलिस को बुलाया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तभी उन्होंने जांच शुरू की और उसे इन सभी अन्य हत्याओं से जोड़ा। मैं चाहता हूं कि आप ये हिस्सा सुने, क्योंकि वो खुद को सीरियल किलर नहीं मानता। मेरे मामले में यही बात थी, मैं नहीं था। मैं सीरियल किलर नहीं था। नहीं। आपने कहा कि आपने 80 से ज्यादा मारे। ये परिभाषा के अनुसार सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे पता है आपने क्या कहा, क्योंकि आपने पहले भी मुझे बताया है कि और भी बहुत से थे जिन्हें आपने छोड़ दिया था। सैकड़ों। दूसरे शब्दों में, मैं किसी को मारने के इरादे से बाहर नहीं गया था। ज्यादातर जिन लोगों को मैंने मारा, उनसे मेरा कोई या कोई संबंध था। मैं सिर्फ पकड़ा नहीं जाना चाहता था। बात इससे कहीं बड़ी थी। ठीक है, समझ गया। लेकिन साफ कहूं तो ये कोई क्रूर सीरियल किलर नहीं है। आपने कहा था कि आपने उसे चाकू मारा था। क्या आपको पक्का पता है? क्या आपको पता है कि आपने उसे कितनी बार चाकू मारा? मुझे लगता है कि एक बार। ठीक है। सीधे चेहरे पर। क्या वो वाकई उसी खेल में था? वो चिल्ला रही थी कि मैंने कैमरा यूज किया। क्या आपको उसके साथ खास तौर पर कुछ याद है? नहीं, ठीक है। तो आपने बस अंदाजा ही लगाया था। क्योंकि आप जानते हैं, आप औसत चीजों पर जाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि उसे गोली नहीं मारी गई थी। मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, नहीं, मुझे पता है। आप जानते हैं, ऐसी बातें हैं, आप जानते हैं। जैसे कि यहाँ एक लड़की है, जैसे आप यहाँ ऊपर जाते हैं और आप खड़े होते हैं, जो कि अभी आप जानते हैं अभी नहीं है। वो बहुत अनोखा था और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं घबरा गया था।
मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। और वो एक स्टेक नाइफ थी, जिसमें वो एक स्टेक नाइफ थी और वो चाकू टूट गया था। ये भी सच है, अगर आप उस घटना को देखें तो आप देखेंगे वो कोई खास चाकू नहीं था, बस एक स्टेक नाइफ थी जो हमने जहां जहां रुके थे उन जगहों में से एक से ली थी। और जिस तरह से वो पीड़ितों का वर्णन करता है उसे समझना बहुत मुश्किल है। हे भगवान। तुम्हें काले बाल बहुत पसंद है। नहीं, जानते हो, मजेदार बात यह है कि मेरे मिशन के ज्यादातर पड़ोसी डायबिटिक है। मुझे बहुत सारी अलग अलग चीजें पसंद हैं और ये एक खेल जैसा था। कभी कभी हम बाहर पीने चले जाते थे, मैं उन्हें पिलाता, उन्हें नशे में कर देता, उन्हें एक कमरे में ले जाता, उनसे तरह तरह की यौन हरकतें करवाता, लेकिन मैं उन्हें कभी पैसे नहीं देता था। और यही ज्यादातर मामला था कि उनसे उनका पैसा ठगना था। वे भी मुझसे पैसा ठगने की कोशिश कर रहे थे। मेरे कई मामले थे। एक तो यही रूट 46 पर था। अंदर एक लड़की थी जो बहुत लालची थी। उसने मेरा वो कमर से ऊपर पूरी तरह नग्न थी। उसने मेरी पैंट पकड़ी और मेरी पैंट लेकर कमरे से बाहर भाग गई और अपनी शर्ट वहीं छोड़ गई। और वो सीधे बगल वाले आदमी से टकरा भी। उसने दरवाजा खोला क्योंकि शोर सुना था। उसे लगा वो बटुआ चुरा रही है और सच में चुरा रही थी। उसने बटुआ पकड़ लिया और मुझसे करीब $1100 ले लिए। वही एक थी जो बच निकली। मेरा पैसा ले गई। उन सब में से ये डरावना था, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब रिचर्ड कॉटिंघम से शाना ह्यूबर्स पर चलते हैं। माफ कीजिए, मैं यहां हूं। मुझे लगता है वो नहीं आई थी। हाँ, तो वो सीरियल किलर नहीं है, लेकिन ये उसकी अधिकारियों के सामने यह स्वीकारोक्ति है कि उसने अक्टूबर 2012 में ओहायो में उसके घर पर 29 वर्षीय रायन पोस्टन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ह्यूबर्स ने उस व्यक्ति को 6 बार गोली मारी, जिसके साथ उसका कभी बनता कभी बिगड़ता प्रेम संबंध था। पता चला जिस रात उसकी गोली मारकर हत्या हुई, उसी रात वो मिस ओहायो ऑड्री बुल्टी के साथ डेट पर जाने वाला था। और ह्यूबर्स द्वारा की गई शुरुआती 911 कॉल से लेकर उसकी पूछताछ में कही गई बातों तक वो इस बात पर अड़ी रही कि हाँ, उसने उसे गोली मारी, लेकिन उसका दावा था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने आत्मरक्षा में उसे गोली मारी क्योंकि उसने पहले ऐसा किया था कि मेरा सिर हेडबोर्ड से टकरा गया था और मैं मर भी सकती थी। वो मेरे साथ शारीरिक हिंसा करता था और मुझे लिविंग रूम से घसीट कर कमरे में ले जाता था। मेरा मतलब है वो मुझे बेडरूम से लेकर डाइनिंग रूम तक, फिर लिविंग रूम तक और फिर वापस डाइनिंग रूम तक घसीटता था। वो मुझसे काफ़ी बड़ा था। मैं ऊपर हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट पकड़ रही थी और शायद मैंने उसमें कुछ जगह फाड़ दी थी। और यहाँ तक कि हम एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और मैं रो रही थी। वो मेज़ के उस पार खड़ा मुझ पर चिल्ला रहा था, मुझे मारने और पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा था। मैं झुकी हुई थी, आप समझ सकती हैं। वो बुरी और नफ़रत भरी बातें चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में अजीब बुराई थी और वो नशे में था। और उसकी मेज़ पर बंदूकें रखी हुई थी। वो पहले भी झगड़ों में बहरा हो चुका है। उसे बंदूकों का शौक है। घर में लोडेड बंदूकें रखता है और मजाक में मेरे चेहरे पर तान चुका है। अगर मैं ऐसा करूं तो तुम क्या करोगी, समझ रही हो ना? और उसने मुझे कमरे में इधर उधर फेंका और मुझे चोट पहुंचाई और मुझ पर चिल्ला रहा था। और मुझे पता था कि वो मुझे फिर से मारेगा या फिर से फेंकेगा या कुछ और करेगा। और मैं चाहती थी, मुझे पता था कि मैं जा रही हूँ। मैंने पहले ही अपनी चीज़ें पैक कर ली थी और नर्स से पूछ रही थी क्या मैं अपनी बाकी चीज़ें पैक कर सकती हूँ और जा सकती हूँ, मुझे अपनी चीज़ें पैक करने दो। और वो मुझे बेडरूम में अपनी चीज़ें पैक करने नहीं दे रहा था। और मैंने दरवाजे का ताला खोला और वहाँ जाकर उसे खोल लिया जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। शायद बस यूं ही लेटा हुआ, कुछ नहीं कर रहा था, आलसी। और मैं वहाँ गई और अपनी चीज़ें ले ली, बाहर आई और फिर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। ये सब होने से पहले की बात है। और वो नाराज़ हो गया क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोल लिया था जबकि उसने उसे बंद किया था। और वो मुझ पर चिल्ला रहा था, मुझसे कह रहा था कि वो चला जाएगा और वो मुझसे नफ़रत करता है। उसे मेरी बोलने की आवाज़ से नफ़रत है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बुरा लगता है। वो मुझ पर चिल्ला रहा था और किचन टेबल के पार जो लगभग इतनी चौड़ी थी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। वहीं एक बंदूक भी थी, मैं वहीं थी। मुझे लगता है टेबल के दूसरी तरफ उसके पास भी एक बंदूक थी। और मुझे पता था कि अगली चीज़ क्या हो सकती थी और मुझे पता था कि वो हिंसक है।
मुझे पता था कि वो पागल है और मैंने बंदूक उठाई और वो लोडेड थी। मुझे नहीं लगा था कि वो लोडेड होगी और वहाँ ट्रिगर था, सेफ्टी रिलीज थी, समझ रही हो ना। और उसने मुझे बंदूक चलाना सिखाया था, वरना मैं चूक जाती, समझ रही हो ना। और मैंने बस बंदूक उठाई और जब वो अपने हाथ से कुछ कर रहा था या कुछ अजीब बोल रहा था तभी मैंने उसे गोली मार दी। मैंने आत्मरक्षा के तहत उसे मार डाला या आत्मरक्षा के तहत उसे गोली मारी और उसे पता था कि वो मरने वाला है, तो उसे उसकी तकलीफ से छुटकारा दिला दिया। और वह अपने मन में क्या चल रहा था और किन किन बातों पर विचार करना है, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक थी। घातक बल का इस्तेमाल जरूरी था क्योंकि वह तुरंत उसकी सुरक्षा के लिए खतरा था। लेकिन वो मुझसे इतना बड़ा है कि उसका मुझे मारना और मेरा उससे मारना ये वास्तव में बराबरी की लड़ाई नहीं है। एक और वो कर सकता था, मुझे मार सकता था। हाँ। अगर हालात सबसे बुरे मोड़ पर पहुंच जाते तो मैं यही चाहती कि वो मर जाए बजाय इसके कि मुझे चोट लगे, क्योंकि मुझे सच में बहुत बुरी तरह चोट लग सकती थी। उससे मजाक में मुझ पर बंदूक तानी और मैंने कहा, मैंने उनसे झूठ बोला क्योंकि हमारा झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कहा कि उसने वो चीज़ निकाली और बोला, अगर मैं अभी तुम्हें गोली मार दूं तो तुम क्या करोगी? अगर मैं डर गई होती। तुम चौंकाने वाले कबूलनामों की बात करते हो। मेरा मतलब है उसने तो यहाँ तक बताया कि उसे गोली कैसे मारी गई थी। जब मैंने उसके चेहरे पर गोली मारी, उसने अपनी बाह मेज पर रखी थी और थोड़ा झपकी ले रहा था। और उसने अपनी बाह मेज पर रखी थी और उसे मेरे चेहरे के पास लाकर मुझ पर चिल्ला रहा था जब उसने मुझे कमरे में इधर उधर फेंका था और मुझसे भावुक होकर बातें कर रहा था। तुम एक छोटे बच्चे हो, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। तुम मेरी तरफ मुड़कर मुझसे बात करने लगे, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। तुम जैसे हो उसी वजह से मुझे तुम्हारी हर बात से नफरत है और मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। वो चिल्ला रहा था पर उसका हाथ मेज पर था और वो पूरी तरह से खड़ा नहीं था, वो कुछ इस तरह था। वो मेज पर चेहरा रखकर लेटा था जैसे झटके खा रहा हो और इसलिए मुझे पता था उसकी मौत धीमी और दर्दनाक होगी। मुझे ये भी पता था कि वो पहले ही मर चुका है। आप जानते हैं, अगले 20 सेकंड में, अगले 2 मिनट में मुझे पता था वो मर चुका होगा। मैं बहुत दर्द में तड़प और करा रहा था लेकिन आखिरकार मर गया और इसलिए मैंने उसे गोली मारी। उसे मारने का कारण था कि मुझे पता था ये उसे तब नहीं रोकेगा जैसा कई बार हुआ और मैंने उसे गोली मारी। मुझे लगता है मैंने उसे 2 बार गोली मारी। मुझे लगा वो पूरी तरह मर चुका है और वह अब भी वहीं पड़ा था। उसका शरीर फड़क रहा था और वो आवाज़ें कर रहा था। मैंने उसके सिर में 1 बार गोली मारी और फिर कुछ देर तक दोबारा नहीं चलाई, लेकिन मैं उसे मरते हुए देख रही थी। उसे मरते हुए देखना और ये जानना कि ये मैंने किया है बहुत दर्दनाक था। लेकिन मैं बस मेज़ के चारों ओर घूमी और उसे वहीं गोली मारी जहां मुझे पता था कि वो तुरंत मर जाएगा। मैंने उसे शायद 6 बार गोली मारी। यही पहली समस्या थी। इस हिंसक घटना का वर्णन करने के बावजूद मैं उसे इसलिए नहीं मार रही थी क्योंकि मैं द्वेषपूर्ण थी। मैं उसे इसलिए नहीं मार रही थी क्योंकि मेरा रिश्ता खत्म हो गया था। मैं तुम लोगों से अब तंग आ चुकी हूँ। ये था कि तुम बुरे हो और तुम मुझे कमरे में इधर उधर ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई कपड़े की गुड़िया हूँ। तुम किसी को ज़मीन पर ऐसे नहीं फेंक सकते। शायद मुझे कालीन से जलन हो गई है, मैं इसी के बारे में सोच रही थी। ठीक है, शायद मुझे कालीन से जलन हो गई है। मुझे लगता है अगर कोई और कमरे में होता और ये सब देखता तो वो कहता, अच्छा किया इसने। उसकी पिटाई हो गई थी या कमरे में इधर उधर फेंका गया, जैसे मेरे ऊपर कोई निशान नहीं है लेकिन मुझे कमरे में इधर उधर फेंका गया था। शायद मेरे पैरों पर निशान है। सच में मैं इसके बारे में सोच रही थी। शायद मुझे कुछ चोट के निशान है। मेरा कंधा दर्द कर रहा है। मुझे लगता है उसने मेरा कंधा पकड़ा।
हाँ, बेटा थॉट जैसा महसूस होता है, पर लिविंग रूम से ऐसा नहीं दिखा। अगर आप वहाँ अंदर जाएं, हाँ। चीजें फेंकी जाती हैं, ये सही नहीं लगता। हाँ, तुम जानते हो, अगर सब कुछ ठीक है तो हाँ, बिस्तर का कवर फेंका गया, बिस्तर की चादरें फेंकी गई हैं। हाँ, वो ऐसी चीज है जिसे तुम देखने नहीं चाहते। स्पष्ट रूप से कोई सबूत नहीं था कि शैना को शारीरिक चोटें आई थीं या कि ये अपराध स्थल किसी अव्यवस्था की स्थिति में था। ये केवल गोली चलाने की स्वीकारोक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी सोच ने भी आत्मरक्षा के दावे और अपनी जान के डर पर सवाल उठाए। मैंने फोन उठाया। मैंने माँ को फोन कर बताया, मम्मा मैंने क्या कर दिया। रेहान और मेरे बीच हाथापाई हुई और मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे गोली मारी मम्मा। और उन्होंने कहा, तुम पुलिस को फ़ोन करो शाइना, तुम्हें पुलिस को फ़ोन करना होगा, तुम्हें उन्हें बिल्कुल सच बताना होगा, जो हुआ वही बताना होगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, समझी? मैंने नहीं किया। वहाँ जाकर उसकी हत्या की साजिश रचूं। जानती हो, मैं वहाँ जाकर कहूँ मैं रायन को मारना चाहती हूँ। रायन, मैं उसकी हत्या करना चाहती हूँ। ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो इस रिश्ते को ठीक करते हैं। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। माइक, उसने उसे क्यों मारा? क्या हुआ? क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई मुझे इतना अच्छी तरह जानता है कि जैसे मैंने यूं ही किसी लड़की को मारने की साजिश नहीं रची और उसे नहीं मार डाला। समझ रही हो ना? लेकिन ये बहुत अजीब व्यवहार है। यही वो चीज है जो आत्मरक्षा के मामले को किसी ऐसे व्यक्ति से अलग करती है जो जानबूझकर मारना चाहता है। वो सच में पूछताछ के कमरे में नाचने लगी थी, या फिर उसका गाना गाना और अपनी ही हरकतों की तारीफ करना कैसा था? ओह, थैंक यू रेड, मैं भी वापस आती हूँ। धन्यवाद। हाँ, क्या मैंने सच में किया? हाँ, उस समय की 21 वर्षीय युवती के लिए यही समस्या थी। मुझे नहीं पता कोई मुझसे शादी करेगा या नहीं अगर उन्हें पता चले कि मैंने आत्मरक्षा में अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया। आत्मरक्षा में, ये मजाकिया नहीं, पर मैं सोच भी नहीं सकती लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे पता है। खैर, सबसे बुरी बात, ये डरावना है, ठीक है। इसके बारे में सोचना डरावना है। मेरे बहुत सारे दुश्मन बनने वाले हैं। अब ये एक अच्छा सवाल है, अगर मुझे ट्रेन आना पड़े, क्या वहाँ नहा सकते हैं या बस बहुत गंदे हो जाते हैं? मुझे लगता है कि भी आपको वहाँ नहाने देते हैं। सच में? मुझे पूरा यकीन है हमें लोगों के सामने नहाना होता है। ओ भगवान, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन उसी तरह उसने उस पूछताछ कक्ष में शूटिंग को समझा। इस तरह की सोच की धारा जो उसकी हरकतों को सही ठहराती हुई लग रही थी, उसके केस के लिए वाकई बहुत अहम थी। मैं आपकी आम हत्यारी नहीं हूँ। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ। उसने कहा, तुम तो कमाल की औरत हो, तुम बहुत प्यारी हो। अगर मुझसे देहातीपन छलका हो तो माफ़ करे। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती थी। वो रोज़ हत्या का आदी था। पेरिस में बारिश होती है और लगता है जैसे बुराई मेरे दिल में है, क्योंकि मेरी परवरिश बहुत ही धार्मिक ईसाई माहौल में हुई थी और हत्या एक पाप है। आप जानते हैं, और चाहे वो जैसे भी हुआ हो, मैं उसे हत्या ही मानती हूँ, भले ही वो कुछ और ना रहा हो। आप जानती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि मुझे उम्मीद है रायन का परिवार मुझसे नफरत नहीं करता। उनका बेटा है, ठीक है, शायद उनका बेटा एक लड़की को जो उससे 85 पाउंड कम वजन की थी पीटता है और उसे अपने घर में घसीटता है। उसने मुझे मेरे बालों की पोनीटेल पकड़कर घसीटा। वो इसी लायक था, वो इसी लायक था। वो हिस्सा कि उसे इस पर बुरा नहीं लगता।
देखो मेरा वो हिस्सा, समझ रही हो ना, जैसे मेरा वो हिस्सा ऐसा है। तुमने मुझे मारा और मुझे फेंक दिया। तू समझती नहीं हो, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करें। उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ रहना चाहता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नफ़रत के बाद वो चिल्ला रहा था कि उसे मुझसे कितनी नफ़रत है। पर एक समय आता है जब इंसान सब सह चुका होता है, समझ रही हो? और मुझे लगता है मैं वहीं थी, मैं उसी मुकाम पर थी जब मैं उस हाल में थी जहां अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहुत जुल्म और तकलीफ़ सह ली थी, अब बस हो गया था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये किया। मैं वाकई में मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप हैं। मुझे लगता है जो जानता है वो समझ सकता है। मेरा मतलब है, मुझे देखो। मैं थोड़ी बहुत शिक्षिका हूँ, मुझे लोग पसंद है। मेरी डिग्री काउंसलिंग साइकोलॉजी में है, यानी मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, चोट नहीं पहुँचाना चाहती। नहीं, अब अगर आप ऐसी हैं और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, आपको इधर उधर धकेला जाए, सचमुच उठाकर फेंका जाए और ऐसा व्यवहार किया जाए और लगभग पीटा जाए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने बुरी नीयत से कुछ नहीं किया, जानती हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे कुछ हो जाए। मुझे लगता है अगर कोई और उस कमरे में होता और वो ये सब होते हुए देखता तो वो कहता अच्छा किया उसने। तो उस पर हत्या का आरोप लगता है। 2015 में मुकदमा चलता है। वो आत्मरक्षा और जहरीले रिश्ते की दलील देती है। वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और उस रात उसके साथ हिंसक था। बचाव पक्ष ने यही कहा। अभियोजन पक्ष ने इसे ठंडे दिमाग से की गई हत्या बताया। उसने गुस्से में ऐसा किया। उसे रायन की आगे बढ़ना पसंद नहीं था। जूरी ने हत्या का दोषी पाया और 40 साल की सजा दी, जिसमें 20 साल बाद पैरोल संभव है। ये कहानी का अंत नहीं। अब आगे क्या होगा? अगले साल उसकी दोष सिद्धि पलट दी जाती है, क्योंकि एक जूरी सदस्य ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज अपनी फौजदारी दोष सिद्धि का खुलासा नहीं किया था। ये बड़ा नियम उल्लंघन है। मतलब वो जूरी सदस्य कानूनी रूप से जूरी में नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसे नया ट्रायल मिलता है। दोबारा मुकदमा 2018 में। अब बचाव पक्ष अपनी रणनीति बदलता है। अब वे आत्मरक्षा की बजाय रयान के कथित दुर्व्यवहार से अत्यधिक भावनात्मक विक्षोभ की बात कर रहे हैं। इस बार ह्यूबर्स खुद भी गवाही देने आईं। आखिरकार उन्हें फिर हत्या का दोषी ठहराया गया और अब उन्हें 40 साल की बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें 2032 में पैरोल की संभावना है। अब मैं हाल की सबसे परेशान करने वाली और विभत्स स्वीकारोक्तियों में से एक की ओर बढ़ता हूं, जो पूछताछ कक्ष में टेलर शेबिसनस से जुड़ी थी। 2022 में विस्कॉन्सिन में इस युवती को गिरफ्तार कर पूछताछ कक्ष में रखा गया। क्यों? क्योंकि उस पर 24 साल के शैड थीरियन का गला धातु की चेन से घोटने सहित कई गंभीर आरोप थे। मुझे खेद है कि यह कहना पड़ रहा है। उस पर आरोप था कि उसने शैड थीरियन के शव के साथ यौन दुर्व्यवहार कर उसके टुकड़े किए। उसकी अपनी मां जब घर लौटी तो उन्होंने अपने बेटे का खून से सना सिर परिवार के बेसमेंट में एक बाल्टी में पाया। काश ये सच न होता, पर था। अब पूछताछ पर चलें। क्या शबीजनास ने इससे इनकार किया? क्या उन्होंने अपने हाथ हिलाए और कहा, यह क्या हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं पूरी तरह निर्दोष हूं? नहीं, उन्होंने कहा, हमारे बीच अजीब तरह का सेक्स था। शायद चीजें थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ गईं जब हम मेथ के नशे जैसी हालत में थे। Was that he was fine? So was that part of the? मुझे लगता है मैं शायद ज्यादा आगे बढ़ गई। ऐसा था। जब मैं ये कर रही थी तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहा। सही है। And then, like, I look at him, he's very purple. I'm like, I don't know if he's fucking. Is he good? Is he good? But then, like, when I woke up, like, you know, like, during the blackout moment, like he was coughing up blood. I'm like, जैसे ये क्या हो रहा है?
और फिर उसने कहा कि उसने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसी समय उसका यौन शोषण भी कर रही थी। तुमने कब शुरू किया, मतलब उसके शरीर के टुकड़े करना? मैं तो बहुत छोटी थी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाकी शरीर के हिस्सों का क्या उसमें पूरा दिन लग गया करने में? I was getting pissed off at the dismemberment process actually. वेबसाइट पे? हाँ। It's like I was not out. I was not. इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर हो। क्या तुमने कोई और दवा ली? मुझे लेनी चाहिए थी। I should have took Prozac. That probably would have helped. लेकिन मैं नहीं। तो क्या तुमने लाश के टुकड़े भी किए? हाँ। तो तुमने उन शरीर के टुकड़ों का क्या किया? मुझे नहीं पता। तो ऐसा था, हाँ। और फिर मुझे याद है मैंने सिर पकड़ा और उसकी तरफ गई। क्या आप अपने साथ कुछ लाई थीं? हाँ, वो मैंने क्या है? मुझे लगता है तंबाकू है। मुझे लगता है ये किताब है। ठीक है, मैं इसे कमरे में रख दूंगी। मैं आलसी हो गई थी। ठीक है, मैं आलसी हो गई थी और मैंने वही किया, तो ठीक है। ये शायद एक हाथ या एक पैर होने वाला था। तुमने सिर के साथ क्या किया? मैं भूल गई थी कि मैं वैन में थी। जब तक मैं तुमने टोपी का क्या किया? सिर जेब में था। मेरे पीछे वाली जेब में काला। ओ लाइजा, मैंने बाल्टी चुराई। ये सीढ़ियों के पास है। माफ करना, लेकिन हमें इसी से निपटना है। फिर से बस ये स्वीकार करना कि उसने उसकी हत्या कर लाश के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे टुकड़ों में काटा। वो तो कुछ और ही है। और ये इंटरव्यू जो जाहिर तौर पर घंटों चला, इसमें शबीज नाज फिर एक अलग जंपसूट में नजर आती हैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए जिसे ये सब पसंद नहीं है? मुझे बताओ कैसे? मुझे नहीं पता। जाहिर है उन्हें जेल की सजा मिलती है। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है तुम्हारा बिजनेस भी क्या पूछता है? मेरा मतलब है इसे भी समझो। उसने पुलिस से पूछा कि क्या उन्हें सभी शरीर के अंग मिल गए हैं। उन्हें सारा शरीर के सारे हिस्से ढूंढना पसंद है। तो हाँ, मैं अभी ढूंढने की प्रक्रिया में हूँ। क्या आपने कुछ और निकाला? मेरा मतलब है क्या आपने दिल निकाला और उसे खून के साथ सड़ने नहीं दिया? क्या आपने वो सब छाती की गुहा से निकाल दिया? वे सब प्लास्टिक बैग्स में हैं। अलग अलग बैग्स या एक बड़े बैग? मैं उस वाले से शुरू करने वाली हूँ जिसमें बैग्स हैं। अभी तो मरा नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहने जा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कहूंगा, यहाँ के जांचकर्ता कमाल के हैं। शांत, संयमित और पूरी तरह संतुलित रहते हैं और इस जानकारी को प्रोसेस करके निकाल पाते हैं। तो क्या हुआ? उसे दोषी ठहराया गया, जबकि उसने मानसिक विक्षिप्तता के आधार पर निर्दोष होने की दलील दी थी। विस्कॉन्सिन कानून में अगर मानसिक स्थिति के कारण आप ये नहीं समझ पाते कि आपका किया गलत है या व्यवहार कानून के अनुसार नहीं ढालते, तो आप कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं माने जाते। और इस इंटरव्यू के बावजूद सही है, जितना पागलपन भरा ये अपराध था, जितना अजीब ये अपराध था, एक विस्कॉन्सिन की जूरी ने इस बात को नहीं माना। उन्हें जानबूझकर की गई हत्या, शव के साथ दुर्व्यवहार और तीसरे दर्जे के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराने में सिर्फ 1 घंटा लगा। उन्होंने ये भी पाया कि अपराध के समय वह पागल नहीं थी और एक जज ने शिबिजनेस को बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा सुनाई। अब अगला है मेडफोर्ड, ओरेगन। मैंने जो भी सबूत आप लोगों को दिए वो सब आपके सामने एक थाली में परोस दिए। वहीं पर आखिरी विवरण तक, आखिरी विवरण तक एक भी चीज नहीं छूती। मामला ये है, पूरी एक सूची है, कदम दर कदम। ये कितना आसान था, इसे तो तीसरी कक्षा का बच्चा भी पढ़ सकता है। ठीक है,
तो इस पूछताछ कक्ष में जो आदमी है वह रसल जोन्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए बस इतना कहें कि वह एक अनोखा इंसान है। तो हम इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, या हम इसे मुश्किल तरीके से कर सकते हैं और मैं अपना बाइपोलर वाला रूप बाहर ला सकता हूँ। माफ करना दोस्त, लेकिन मैं हाई स्कूल के बदमाशों से आसानी से निपट जाता हूँ। हाँ, वह अकेले पूछताछ कक्ष में बात कर रहा है। लगता है वो पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें वो मानता है कि वे अंदर झांक रहे हैं। हाँ, वे देख रहे थे। मैं जोर नहीं डाल रहा, बस अच्छे से पूछ रहा हूँ, एक अच्छे नागरिक के रूप में जो जानता है पुलिस को कैसे बरगलाना है। मुझे पता है मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं आसानी से स्पीकर बंद कर सकता हूँ और मैं बड़बड़ाता रहूं। फिर आप लोग आएंगे और सोचेंगे कि मैं पागल हूं, क्योंकि आप मुझे सुन नहीं पा रहे। हम इसे अच्छे से कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हम इसे मुश्किल तरीके से भी कर सकते हैं और मैं अपना बाइपोलर वाला रूप बाहर ला सकता हूं। असल में आप सच में ऐसा नहीं चाहेंगे। एक सौदा करो, वरना मैं अपनी बाइपोलर साइड दिखा दूंगा। तुम्हारी मर्जी। तो वो वहां क्यों है? खैर, कोई गायब है। एरन फ्रायर, जो उस समय 15 साल की एली फ्रायर के पिता हैं। एली फ्रायर मेरी मुवक्किल है, जो मेरे संरक्षण में है। आपको उसे मुझे सौंपना है, ठीक है? और कुछ मत कहो। एरन फ्रायर अपने घर से गायब हो गया। पुलिस कुशल क्षेम की जांच के लिए पहुंची। एरन और एली दोनों नहीं मिलते। घर में खून मिलता है, यानी अपराध के सबूत। बाद में उसकी कार मिलती है, लेकिन एरन का कोई पता नहीं चलता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एली, रसल जोन्स, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एली का बॉयफ्रेंड गैविन मैकफारलैंड, तीनों को एक साथ सड़क पर चलते हुए देखा जाता है। इसलिए अधिकारियों ने उन्हें पकड़ा और जोन्स पूछताछ कक्ष में पहुंचा। आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं? क्योंकि मैंने कुछ हिस्से छोड़ दिए थे। आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं? एली और गैविन को इस कमरे में रखा जाना है और मैं आपको कुल समय दूंगा। चलिए अपनी घड़ी सेट करते हैं, ठीक है? 2 घंटे। अब उसकी बकवास के बावजूद, जैसे मुझे नहीं पता ये मामला ये है, डोनट्स की सनद मुझ में नहीं है। कॉफी भी चाहिए उसके साथ। एक पुलिस वाले को डोनट दो तो वो उसके साथ कॉफी भी मांगेगा। चूहे को कुकी दो तो वो दूध का गिलास मांगेगा। मूस को मफिन दो तो वो कुछ और मांगेगा। लेकिन ये मेरी पसंदीदा है। क्या है वो? जब एक पुलिस की गाड़ी को टो ट्रक से खींचा जाता है। पॉल का हिस्सा। जब जांचकर्ता उससे बात करते हैं, तभी आरएम के साथ क्या हुआ था, इस बारे में उसकी स्वीकारोक्ति सामने आती है। क्या आपने शुरू में हमें बताया था कि वहां पहुंचने पर उसका शरीर अभी भी फड़क रहा था? हाँ, क्योंकि सारी गैसें वगैरह। मतलब नहीं, वह मर चुका था। गैविन ने उसकी नब्ज देखी। हम जो जान रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो एली काफी समय से चाहती थी कि हो, और आप तीनों के बीच उन बातों पर चर्चा होती रही है। मैं उसकी हत्या की योजना में शामिल नहीं था। वो मेरा विचार नहीं था। तो वो आखिरकार जासूसों को बताता है कि वो एली को उसके पिता से बचाने की इस योजना का हिस्सा था, और उसके अनुसार ऐसा विश्वास था कि आरोन एली का यौन शोषण कर रहा था। हालांकि स्पष्ट रूप से कहें तो अंत में इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। हम कई हफ्तों से उसके वहां से निकलने की बात कर रहे थे, जैसा कि उसने कहा था।
और इसलिए हमने सारी चीजें बैग दर बैग निकाल ली, और जो हम छोटे बैग में ले जा सकते थे। और फिर सबसे बड़ा क्लाइमेक्स ये था कि ऐसा लगे जैसे उसने उसका अपहरण कर लिया हो, और उसे कार की पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। गैविन उसे सीट से बांध देता था, और फिर गैविन उसे लेकर स्टेट लाइन पार करके कैलिफोर्निया चला जाता। मारना तो मेरी बिल्कुल भी योजना नहीं थी। हमें क्लोरोफॉर्म ढूंढने की कोशिश करनी थी और उसे बेहोश करना था, और फिर शायद उसे टिक्की में डालना था। लेकिन हमें कोई क्लोरोफॉर्म नहीं मिला, क्योंकि अब वो ऑनलाइन नहीं मिलता। उसने कहा कि उसे ये पसंद नहीं आया, और वो उस मैसेज से भी खुश नहीं था। और कौन सा मैसेज? वो मैसेज जो एली ने भेजा था, जिसका उसमें स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें लिखा था कि उसके पिता ने यौन शोषण करने की कोशिश की थी। ठीक, क्या उसे इससे परेशानी थी? हाँ। क्या आप इस बात से परेशान थे? महिलाओं का रक्षक होने के नाते हाँ। अगर कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करता तो शायद मैं भी शॉटगन उठा लेता। ठीक है। वो कहता है कि वे लोग आधी रात को उस घर में जाते हैं, तभी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हम वहां गए। हम गली के उस पार सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे। हम वहां तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक उसने मैसेज नहीं किया कि वो सो गया है या जो भी हो, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता कि उसने उसे क्या मैसेज किया। और फिर मेरा वहां जाने का मन होने लगा, और जैसे ही मैंने वहां जाने की सोची, उसने मैसेज किया। तो ऐसा लगा जैसे उसने मेरा मन पढ़ लिया हो, और फिर हम वहां चले गए। वो गेट से अंदर गया, क्योंकि हम फिर से गैविन के बारे में बात करने वाले थे, और वो गेट से होकर उसकी खिड़की से अंदर गया। मैं थोड़ी देर बाद उसके पीछे गया। मैं खिड़की पर ही रुका रहा। हम बैग्स और सामान बाहर निकाल रहे थे, और हमने सारे बैग्स बाहर निकाल लिए, और उसने कहा कि वो चाबी लेकर तार को सामने लाएगी। जब गैविन, मैं कहता हूँ, एक आदमी से बात कर रहा था, लेकिन वो बात अलग है। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी बहनें कमरे में हैं, ताकि उन पर बुरा असर ना पड़े, क्योंकि वे छोटी हैं। क्या तुम कभी खिड़की से आए? नहीं, मैं सिर्फ मुख्य दरवाजे से ही आया था। बाद में? हाँ, पिटाई के बाद। ठीक है। तो पहले इस समय आपने हमें जो बताया था वो ये पूरी बंदूक वाली बात थी। हाँ। क्या वो हुआ था? नहीं, मैं बस ये दिखाना चाहता था कि वो अच्छा इंसान है, और वो सच में अच्छा इंसान है। मुझ पर भरोसा करो। अब क्या तुम्हें पता था कि बाद में अंदर आना है? क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो गाड़ी घुमा कर लाएगी, और फिर जब वो अपना काम कर रहा होगा, और फिर मैंने जोर की धप धप की आवाजें सुने, और उसने मुझे कहा, ठीक है, अब सामने के दरवाजे से अंदर जाने का समय है। क्या आपने कभी एली और गैविन के साथ मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से सहमति दी थी? सक्रिय रूप से सहमति देना, जानबूझकर सहमति देना। नुकसान पहुंचाने के लिए हाँ, मारने के लिए नहीं। पुलिस को एरन फ्रायर की लाश उसी जगह के पास मिलती है जहां उसकी कार मिली थी। कुंद वस्तु से लगी चोटें, पीट कर मार डाला गया, और उन्हें पेड़ में एक बैट मिलता है। उसने पेड़ में बेसबॉल बैट दिखाया। क्या एली ने फेंका था? हाँ, उसकी थ्रो अच्छी है। मैं कहने वाला था, ये तो बहुत दूर है। आखिरकार एरन की हत्या में सभी पर आरोप लगे। लगता है मानो योजना ये थी कि एली गैविन के साथ भाग जाए। इस पर कई अटकलें थीं कि क्या वो सच में मास्टरमाइंड थीं। आखिर में एली फ्रायर ने हत्या की साजिश रचने का दोष कबूल कर लिया, और उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। गैविन मैकफारलैंड ने जुर्म कबूल किया, और हत्या व साजिश में 25 साल से उम्र कैद की सजा मिली। रसेल जोन्स ने हत्या की साजिश में नो कॉन्टेस्ट की दलील दी, और 15 साल जेल की सजा मिली। अब बटलर काउंटी ओहायो की बेबीसिटर लिंडसी पार्टन की कहानी सुनते हैं, तो वह खुद को एक पूछताछ कक्ष में पाती है, जब 3 साल की हैना वेश 2018 में उसके घर पर बेहोश हो गई थी। अब पुलिस के साथ कुछ अलग अलग बातचीत होती है।
जिसमें ये बेहद कठिन पल भी शामिल है जिसे सुनना मुश्किल है। अरे क्या? Whatever happened to her happened this morning. Oh my God. It's not from the fall from yesterday. She has a severe brain bleed. Oh my God. So what we need is the truth from you. That, yeah, that Because is we need to know how this happened. That way we can treat her. I'm absolutely telling you the truth. Oh my The God. way it's looking right now is that this happened at your house because we need to find out. We need the I truth. swear to God, I'm telling you the exact truth. We walked in the From what house the and doctor's saying, she she fell. did not walk, she did not talk with this type of injury. None of that is possible. वो क्यों मीनिंग? वो घर चली आई और वो ठीक से घर के अंदर भी नहीं चली। माफ कीजिए। नहीं और मैं खुद ही अंदर चली आई। वो खुद ही अंदर चली आई। हाँ। वह वहां थी लेकिन जिम्मेदार नहीं थी। हे भगवान, उसने उसे अंदर जाते हुए देखा। उस चोट के साथ उसके चल पाने का कोई सवाल ही नहीं था। जैसा आपने कहा, हम पूरी तरह ईमानदार रहेंगे। मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार हूं। मैं बिल्कुल गंभीर हूं। बस अब बहुत हो गया। वो सीधे मेरे घर में आ गई। ठीक है। 30 सेकंड के अंदर मैं कसम खाता हूं मैंने झूठ नहीं बोला। मैं अपनी जिंदगी में कभी यहां नहीं होता और मेरे बच्चों को कभी थप्पड़ नहीं पड़ते। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा है, नमस्ते। ठीक है। मुझे लगता है कि आप हमारे साथ ईमानदार नहीं हैं और आपको सच बताना होगा क्योंकि आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या आप मुझे समझ रही हैं? ठीक है। एक माँ से दूसरी माँ के तौर पर आप इसे समझ नहीं पा रही हैं। आप इस तरह मजाक नहीं कर सकती। आप इसके पीछे छुप नहीं सकती। आपको यहाँ आकर सुनना होगा और बताना होगा कि क्या हो रहा है। हैना वेस्के की मौत हो गई। जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि इस बच्चे को पीटा गया था। ये दुर्व्यवहार है। उन्होंने इस बच्चे को गोली मारी, अब वो नहीं रहा। Oh my God! हम इससे ज्यादा गंभीर नहीं हो सकते लिंच से। मैं भी नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ। तो जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लिंडसे पार्टन ने उसके साथ कुछ किया या नहीं। और शुरुआत में वो जोर देकर कहती है कि वो मारती नहीं है, कि वो हन्ना के साथ मारपीट नहीं करती। वो बच्ची की चोटों को गिरने का कारण बताती है, जिससे सवाल उठता है कि क्या हन्ना के पिता जेसन विश के जिम्मेदार थे। पता चला इनमें से कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। तो ये उसका बायां गाल है। हाँ, मुझे लगता है जैसे वो थी जब वो कार से निकली थी। जब वो पिछले दरवाजे से दवा की दुकान से बाहर निकलकर घर में गई। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा, इसलिए पता नहीं, पर जब उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बड़ी, हम एक, मुझे लगता है कि इसलिए। घर या तो वो था या सब कुछ, और वो गिर गई। वो दूसरी ओर गिरी जैसे वहां कुछ था। एक रंगी हुई गाड़ी पड़ी थी। हाँ, और मुझे लगता है कि वो ये दोनों तरफ से चोट है। यहाँ एक फुटपाथ थी डॉक्टर पड़ा है। तो जानते हो, यही वो है जो आप स्क्रू के साथ लेते हो। हाँ। इस पर चोट का निशान नहीं है, ये आगे और पीछे दोनों ओर है। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, मेरा इतिहास विषय है, उसमें क्या खरोच। तो अगर लोग गिरते हैं 30 दिनों पे आपको चोट के निशान आ जाएंगे। ठीक है, ये बिंदु हुआ, यहाँ कुछ नहीं, और फिर यहाँ कुछ होगा, या अगर आप यहाँ हैं आपको कुछ चोट के निशान होंगे। यहाँ और उसे भी हो सकते थे, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है। मैं बस दरवाजे से बाहर झूल रही थी और ये सीधा गिरता है आपके यहाँ, और यहाँ चोट के निशान होंगे, और बीच में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ? और चोट के निशान यहाँ होते हैं। अगर वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ कोई चोट के निशान नहीं होते, वो जगह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहती है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और यही हमें मिल रहा है, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप यहाँ आएं और कुछ छूटी हुई बातों को स्पष्ट करें। सच कहूं तो आज सुबह मैं आपके साथ बहुत ईमानदार रहा हूँ। इनमें से बहुत सी बातें कंकड़ पत्थर पर गिरने से मेल नहीं खा रही है। क्योंकि निशान यहाँ भी हैं और नीचे भी, और फिर ये
मेरा मतलब है उसे तो बिल्कुल सीधी कंकड़ वाली जगह पर गिरना पड़ता। और फिर हम पूछताछ के इस पल पर पहुंचते हैं। मैं उसके कंबल पर फिसल गई थी जब मैंने दरवाजा खोला और हम दोनों गिर गए। उसके चेहरे या पैरों पर मुझे नहीं पता। मैं फिसल गई और उसके बाजू से टकरा गई। तुम झूठ क्यों बोलोगी? मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। मुझे नहीं पता क्योंकि क्लोजिंग में ही बेसिक हूँ। मुझे बस ये छात्रा होना था। अब मैं बच्ची नहीं रह सकती। फिर हम स्वीकारोक्तियों पर आते हैं। वही स्वीकारोक्तियां सब कुछ बदल देती हैं, क्योंकि लिंडसे का छूना भी नहीं चाहूंगा से बदल जाता है। ये कैसा लगता है? मेरा नाम ओपन है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और उसका कारण क्या था? उसने सब कुछ ले लिया। मुझे नहीं पता वह मुसीबत में क्यों है। उसने सभी कैच हेंचमैन ले लिए और गेम खेलते वक्त उसे टॉयलेट में डाल दिया। बस यही बात है। उस दिन उसने और क्या किया? क्या ये कई चीजों के मिश्रण होने जैसा है? हाँ, या फिर इस हफ्ते इस हफ्ते की शुरुआत में इस हफ्ते मुझे नहीं लग रहा ये सच है। सच में हे भगवान तुमने नहीं किया। मैं बोली हाँ ठीक है ये लो। मुझ पर भरोसा करो। तुम जैसे बाकी लोग करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं और तुम बाहर नहीं निकले और तुम उन्हें बता भी नहीं रहे हो। यही तो फर्क है। मैंने सच में उसकी पिटली पर नहीं मारा। मुझे नहीं पता मैं कुछ भी कह रही हूँ सही है। क्या वो तुमसे उल्टा जवाब देती है? नहीं, वो नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं। नमस्ते, क्या वो तुम्हारी बात नहीं सुनती? जैसे अगर वो असल में वो सुन रही है, अगर वो शो देती है तो क्या तुम उसे कुछ करने के लिए कहते हो? क्या वो तुम्हारी बात नहीं सुनती? जब वो नहीं सुनती तो तुम उसका ध्यान कैसे खींचते हो? और मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। क्या उसे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो? नहीं, वो बहुत अच्छी है। वो हमेशा क्या बता सकती है। ये इश्क के अनुरूप है। हाँ। देखो ठीक है, क्या तुम मेरे लिए ये करोगी? नहीं, मुझे पता है। ठीक है, ये मेरी पहली तीर नहीं है। 3 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम बड़ी समस्याएं कह रहे हैं। ठीक है, हमें बिल्कुल पता है कि इसका कारण क्या है। ठीक है, बिल्कुल ये गिरना नहीं है। और आपको पता है कि इसका कारण क्या है? जैसे आपको पता है कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या था? और उसकी ठुड्डी पर थप्पड़ मार। क्या सही है? ये दूसरी घटना है, इसके बारे में बताइए। ये कोई स्नैक नहीं है और ना ही ये हेंड्रिक्स है। मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, नहीं सुन लो। जब तुम्हें पता है कि हमें ये पता है यहाँ क्या हुआ। उसने भी वही बात कही, वही घटना थी। हमें बताइए आखिर इन खास वजहों से ऐसा क्या हुआ? जब वो थी या मुझे नहीं पता कैचअप कर रही थी। आप जानती हैं, मैंने उसे हटा दिया और उसे सफेद पर रख दिया जो कि मैं। मुझे लगा उसे पेशाब जाना था। मैंने कहा, हनी, क्या तुम केचप ला सकती हो? जैसे ही उसने पकड़ा, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। और उसका सिर ऐसे झटका। करीब हाँ ऐसे ही। कितनी बार? एक बार मत कहना। हाँ, कैसा चल रहा है? हाँ, ठीक है। क्या वो तुम्हें उसे अनुशासित करने की इजाजत देता है? हाँ, मेरा मतलब है मारना पीटना। मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं क्या कहने वाली थी। ये बंद थे जैसे उसके अपर कट्स। ये खुले हाथ से था, बिल्कुल खुला। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं काम करूं। और फिर वो मुझे जाना है तो वो जल्दी से बाहर चला गया और मैं बोली हन्ना तुम ऐसा नहीं कर सकती, पापा को काम पर जाना है। उसने उसे दिखाया। हाँ, और वह बेहोश हो गई। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है वो बेहोश नहीं हुई थी। वो बस मुझे नहीं पता। जब तुम नाराज हुए तो वो रोने लगी। हाँ, नशे में नहीं थी, पर क्यों? हाँ, मैंने उसे थोड़ा झकझोरा। तुम जानती हो, मैंने कहा अरे तुम वहां नहीं सोने वाली हो, और वह सच में गिर गई। लेकिन वो उसने मुझसे सोफे के बारे में नहीं पूछा इससे पहले कि तुमने उसे कितनी देर झकझोरा?
वो झकझोरने में कैसी थी? झकझोरना, हाँ। और तुम नाराज हो। हाँ, क्योंकि उसने उससे हर बार वापस जाने के लिए कहा। ऐसा मत करो, उसने कहा। मैंने कहा जल्दी मत करो, हम खत्म हो गए। तुम्हारे आगे यहाँ 12 घंटे का दिन पड़ा है, कोई बात नहीं। इन्वेंट्री में फंस गई थी, क्या बोल हुई? नहीं, क्या तुम्हें वो याद है जब मैंने उसे उठाया, हमने कंबल रखा और तभी हम गिर गए थे, लेकिन फिर वही सब हुआ। तो आप उसे पापा से लेते हैं और उसे नीचे बैठा देते हैं। उन्होंने पहले उसे नीचे बैठाया। भूल रही है उसके बाद। दरवाजा बंद करो, पापा जा रहे हैं। हाँ, क्या इसी कारण आपने उसे झकझोरा? आप उसे झकझोरते समय कैसे पकड़ते हैं? मैंने दिखाया। कमरे के बाहर। वो लटक रही है। ऊपर। ठीक है। मुझे पसंद नहीं, फिर भी तुम उसके सामने हो गए। ठीक है, तुम्हारे हाथ गुस्से में थे, जरूरी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है, बस मौसम से परेशान थी, दबाव है, उसे वैसे ही होना चाहिए जैसे होना चाहिए। ये हर सुबह होता है, हर सुबह नहीं पर कई बार। इस समय परेशान होना स्वाभाविक है क्योंकि वो करती है। हमेशा सुनना इतना मुश्किल होता है। अब पाटन ने मुकदमे में अपनी सफाई में गवाही दी। आपको नहीं पता था कि हाना को हिलाने की बात कबूल करने से आपको परेशानी हो सकती है? नहीं, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। 2019 में 8 दिन की सुनवाई के बाद उसे हत्या, गैर इरादतन हत्या और बच्चे को खतरे में डालने का दोषी पाया गया और 18 साल बाद पैरोल की संभावना के साथ उम्र कैद हुई। मैं पूछताछ में किए गए चौंकाने वाले कबूलनामों पर एपिसोड कैसे कर सकता हूं बिना क्रिस वॉट्स के बारे में बात किए। मुझे क्रिस वॉट्स पर बात करना अच्छा नहीं लगता, पर यह सबसे डरावने उदाहरणों में से है। अगस्त 2018 में फ्रेडरिक, कोलोराडो में एक गर्भवती मां शैनन वॉट्स, उनकी 2 बेटियां 4 साल की बेला और 3 साल की सेलेस्ट के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस पति और पिता क्रिस वॉट्स से पूछताछ के लिए बैठती है। शैनन बिजनेस ट्रिप से देर रात लौटी थीं। उनकी दोस्त तब चिंतित हुईं जब शैनन ने फोन या संदेश का जवाब नहीं दिया। क्रिश ने बताया कि सुबह 5 बजे उसने पत्नी को घर पर देखा। फिर वो दिन भर तेल कंपनी में काम पर था। वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसे पत्नी या बच्चों की जानकारी नहीं है। बाद में वो पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हो गया। और आप साफ कर रहे हैं कि आप उस स्थिति में नहीं थे। मुझे लगता है आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं। मैंने उस पॉलीग्राफ टेस्ट में झूठ नहीं बोला था। मैं वादा करता हूँ। क्रिश, मैं अभी भी बहादुर बनना सीख रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम गहरी सांस लो। तुम्हारे पेट में जो घबराहट हो रही है उसकी एक वजह है। वॉट्स लगातार इनकार करता रहा कि वह झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। फिर एक समय वह अपने पिता से बात करने को कहता है। मैं कबूलनामों की बात कर रहा हूं। यही वह एपिसोड है। वॉट्स के अनुसार वह दावा करता है, यही वह अपने पिता को बताता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। उसने शनैन से अलग होने की बात की। कहता है कि शनैन गुस्से में आ गई, अपने पिता को बताया कि वह नीचे गया था और जब वह वापस ऊपर आया तो शनैन ने कथित तौर पर दोनों छोटी बच्चियों का दम घोट दिया था। वॉट्स कहता है कि उसने शनैन का गला घोट दिया और सभी शवों को अपने नियोक्ता के दूरस्थ तेल भंडारण स्थल पर ले गया। शनैन को उथली कब्र में दफनाया गया, जबकि बेला और सेलिस्ट के शव पास के कच्चे तेल के टैंकों में मिले। वॉट्स के पिता को दिए कबूलनामे की ऑडियो सुनना मुश्किल है, क्योंकि वॉट्स कभी-कभी फुसफुसाते हैं और आवाज धीमी हो जाती है। लेकिन ये लीजिए, एक I didn't hear anything. And when I was downstairs, they came back up and they were gone.
मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, उसके बारे में बात करना हो वो तो बदले आमने सामने आ जाता है। Separation there, pulling up, and she lost her. I don't know like what else to say, like, I freaked out. Wasn't like I heard like a little commotion upstairs, but I didn't think anything of it. And then we went up upstairs and she was dead. I can see like she was up. I'm choking her for real. Did she kill him? They're blue. Both of them. Yeah, she took both of them to death. I freaked out in the champagne. मामला ये है, वॉट पर सिर्फ शनान की हत्या का ही नहीं बल्कि सभी हत्याओं का आरोप लगा था। 3 बार पहली डिग्री की हत्या का आरोप, कई बार 6 रैकेटियरिंग और 3 बार सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप। उसने अंत में 9 आरोपों में दोषी कबूल कर लिया और उसे 5 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं थी। बदले में मौत की सजा हटा दी गई। अरे जब उसे जेल भेज दिया गया तो वॉट ने आखिरकार अधिकारियों को बताया कि उस रात असल में क्या हुआ था, या कम से कम यही असली कहानी हो सकती है। यह उसके पिता को बताई गई कहानी से बिल्कुल अलग थी। वो कहता है कि तलाक को लेकर बहस के बाद उसने शनान को गला घोंटकर मार डाला। 4 साल की बेला कमरे में आई तो उसने उससे कहा, माँ, मम्मी ठीक नहीं है। उसने शनान के शरीर को चादर में लपेटकर ट्रक में रखा, जंगल की ओर ले गया और फिर चला गया। उसने बच्चों का दम घोट दिया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हलवा जब मैं देखता हूँ मुझे नहीं पता ये कैसे वापस जाता है। पिता होना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा था, मैंने इसे पूरी तरह जिया है। मुझे लगता है क्रिश, हमारे लिए सबसे मुश्किल यही है कि हम वो वीडियो और तुम्हारा अपनी बेटियों से प्यार देखते हैं। जैसे ये हमारे लिए बिल्कुल साफ है, और हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि एक पिता जो अपनी बेटियों को पीठ पर बिठाकर घुमाता है, उनके लिए स्नैक्स बनाता है, प्रिंसेस मूवीज देखता है और ऐसी चीजें करता है। आप उस मुकाम तक कैसे पहुंच जाते हैं समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता। जैसा कि मैंने कहा, उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और चीज मुझे कंट्रोल कर रही हो। मेरे पास खुद पे कोई कंट्रोल नहीं था, मैं जैसे खुद से लड़ भी नहीं पा रहा था। इसे सुनना बहुत मुश्किल और डरावना है, क्योंकि शायद हमें असल में क्या हुआ कभी न पता चले। साइड बात पर फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X, Instagram और न्यूज नेशन के जेसी वेबर लाइव शो पर सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे फॉलो करें। अगली बार मिलते हैं।